हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे थे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में 9 लेक्चर हो चुके हैं अब तक। आज 10वां लेक्चर है, 10th लेक्चर। तो 9th लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रीफ ही करता हूँ हर बार, ठीक है। तो ब्रीफ करता हूँ मैं आपको। तो हमने पढ़ लिया अब तक कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन निकालना बेहद आसान काम है। मैंने आपको बताया था सॉरस मेथड से आप निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड भी बताया था, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट है ना, वो है 12th का चैप्टर, लेकिन उसके फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं कहाँ, 11th में। बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते, थोड़ा सा बीच में डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, उसमें ही टॉपिक है डिटर्मिनेंट। उसमें ही टॉपिक है अपना डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, देखो, जस्ट ये देखो, मतलब ये जो सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का होता है। अगर मैंने आपको डिटर्मिनेंट नहीं बोला तो आप इसे क्या समझोगे, मॉडुलस। आप इसे क्या समझोगे, मॉडुलस समझोगे। अगर मैंने आपको डिटर्मिनेंट स्पेसिफाई नहीं किया तो आप इसे क्या समझोगे, मॉडुलस, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई जब भी ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देता है 3, मतलब अंदर जो एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू देता है। अब अगर यहाँ -3 होता और मैं अगर कुछ नहीं लिखता तो बच्चे बोलते सर इसका आंसर 3 होगा, बट वो तो गलत है। और मैं इसका बोल रहा हूँ कि आंसर -3 होगा। तो अब कोई देखने वाला कैसे बोलेगा, जब देखेगा अगर मैं इसको छुपा लूं तो बोलेगा अरे गलत लिखा है तूने, तो सीधा सीधा, क्योंकि ये क्या है, मॉड है। तो मैंने अब दिखाया उसे, अब बोलेगा हाँ सही लिखा है सर आपने। तो ठीक है, बात देखने और समझने की होती है कि डिटर्मिनेंट होता है वो अंदर के एलिमेंट की वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, ठीक बात। अब देखो, अब मैंने लिया सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब जितने रो होते हैं उतनी क्या होती है, कॉलन। ये क्या होता है, स्क्वायर में होता है हमेशा। कैसा होता है, स्क्वायर में। जितनी रो होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलन होंगे। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब कुछ बच्चे यहां बोलेंगे कि उन्हें तो स्क्वायर और कॉलम का, वो रो और कॉलम का मतलब ही नहीं पता। तो बच्चों रुको एक मिनट, ठीक है। अब जैसे मैंने बनाया कि A B C और D, अब बताओ यहां पे कितनी रो है। रो क्या होती है, ये रो होती है, ये रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर कॉलन क्या होता है, तो कॉलन ये ले भाई, ये कॉलन 1 है, ये कॉलन 2 है। मतलब ये क्या हुआ, 2 रो और 2 कॉलन, मतलब 2 × 2 का है। तो इसको सिंपली कैसे बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब बच्चा बोलेगा कि सर 3 ऑर्डर का दिखाओ। 3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट होंगे, 3 × 3 9। तो 3 ऑर्डर का ले भाई, A B C D E F G H I। बताओ कितनी रो इसमें, रो 1, रो 2 और रो 3। ऐसी कॉलन कितने इसमें, कॉलन 1, कॉलन 2 और कॉलन 3। तो कितने हो गए, ये कितने एलिमेंट है इसमें, 9 एलिमेंट है। क्यों, 3 × 3 का है। तो ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो बात समझ में ही, आपको लिख लो पहले फटाफट यहां तक। ठीक है, चले। अब कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट में, वो लिखना। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं ये आप लोगों को आता है, फिर भी बता देता हूं। पहला पॉइंट, A1 B1 A2 B2। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे खोला जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, वही रेवन बनाओ, ठीक है। तो क्या हो गया, A1 B2 माइनस A2 B1। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका हो गया। अब इधर लिखो सेकंड पॉइंट लिखो, वेयर A1 A2 B1 B2 आर 4 नंबर्स। वेयर A1 A2 V1 V2 आर 4 नंबर्स। क्या है ये, 4 नंबर है। डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो है और कितने कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इन स्क्वायर शेप। डिटर्मिनेंट कैसा होता है, हमेशा स्क्वायर शेप में होता है। ये तो आपने अभी अभी देखा, सारे डिटर्मिनेंट देखे। डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इन स्क्वायर शेप, हमेशा कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। और देखो अब एक चीज और काम की बताता हूं, एक सेकेंड, कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो हमेशा एक नंबर देगा आपको। मतलब ये जो वैल्यू आती है, हमेशा आपने देखा, कल हमने बहुत सारे एग्जांपल करे, हमेशा कैसी वैल्यू देगा, नंबर देगा, मतलब फिक्स वैल्यू देगा। हमेशा इसके एलिमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ही नहीं देगा, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स, जब 12th में जाएंगे तो वो वैल्यू नहीं देता, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव्स अ नंबर, डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव्स अ नंबर। अब क्या होगा कि कई बार आपको एक्स, एक्स स्क्वायर इसमें भी देगा, बट लेकिन है तो वो नंबर ही, उसमें कुछ ना कुछ पुट करेंगे तो नंबर ही देगा, ठीक है। मतलब हमेशा कोई वैल्यू देता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। फिट पॉइंट कुछ लिखने का काम है आज थोड़ा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम तो लिखा ही दिया मैंने, ठीक है। नंबर इज इट्स इनसाइड डिटर्मिनेंट, नंबर इनसाइड डिटर्मिनेंट। अब इसके अंदर जो क्या होते हैं, नंबर होते हैं, वो कैसे कैसे हो सकते हैं, मे बी अलजेब्रिक, कैसे हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। अंदर डब्ल्यू ओमेगा आ सकता है, आयोटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और क्या हो सकते हैं, पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो ये क्या है, थोड़ी थोड़ी काम की चीजें, आपको पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्या है, मेरे टीचिंग मेथड में क्या है कि पॉइंट्स ही आपको यूज आएंगे हमेशा। मेरी मेथडोलॉजी में आपको पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखी हैं, तो मैं जो भी चीजें लिखाता हूँ वो पॉइंट्स में लिखाता हूँ, ठीक है। लिख लो, ठीक है। चले, पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है। अब देखो, ये जो छठा पॉइंट है ना, ये स्टार लगा लेना। अब एक चीज आप समझो कि डिटर्मिनेंट आए क्यों। पहली बात तो डिटर्मिनेंट हमारे जीवन में आया ही क्यों। तो डिटर्मिनेंट की मेथड कब आए, मैं बताता हूं आपको कि बेसिकली हुआ क्या था जब मेथड आए थे। हमारे पास 2 वेरिएबल होते थे, 2 इक्वेशन होती थी। ये हम 9th और 10th में करते हैं कि भैया सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हमने पढ़ी है। तो हम जब हमारे पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होती थी, तो हम आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेते थे 3 मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ठीक है। आप तीनों से आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन दिक्कत है भाई, जब 3 इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई, 4 वेरिएबल आ गई, तो फिर फंसने लग गए। अब वहां पे जब आगे 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 चलने लगे, तो एक मैट्रिक्स मिली, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स मिली, और फिर डिटर्मिनेंट मिला। तो मैट्रिसेस का तो यहाँ यूज ही नहीं है आपको अभी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की खोज बताई मैंने आपको कैसे हुई, जब आपने इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है भैया, 2 इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको छोटी सी बात पता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते थे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते थे। तब भाई x को यहाँ रखा, यहाँ क्या रखते थे, x पे हाथ रख लेते थे, बचा कुचा यहाँ रख देते थे। तो क्या आएगा, b1 c1 b2 c2 y। अब y की जगह क्या रखते थे, हम माइनस वाई रखते थे। अब माइनस वाई रखा तो क्या क्या आएगा, देखो a1 c1 a2 c2 इज इक्वल टू क्या रखते थे, 1 रखते थे, और 1 पे कॉलम पे ये c1 c2 पे हाथ रख लेते थे।
तो क्या बचता था A1 B1 A2 V2। तो ये क्या है, ये सब सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट है। अब यहां से अगर आपको x की वैल्यू चाहिए होती थी तो आप क्या करते थे, और फिर एक बात और बता देता हूं मैं आपको, चलो ठीक है, ये लिखने से पहले अगर आपको ये तो पता ही नहीं होगी तो हम क्या करते थे, चलो और भी सिंपल वे में आपको जो पता है वो लिख लेते हैं। x लिखा, x के बाद आप इस पे हाथ रखते थे तो क्या करते थे, v1c2 माइनस v2c1, v1c2 माइनस v2c1 इज इक्वल टू माइनस y। माइनस y पे क्या करते थे आप, इस पे हाथ रख लिया और क्या करते थे, a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या करते थे आपकी भाई, इस पे हाथ रख लिया और क्या आ गया, a1v2 माइनस a2v1। ठीक बात, यही चीजें होती थी। अब इसको डिटर्मिनेंट में फॉर्म में बता दिया मैंने आपको, तो वो भी लिख लो, क्या क्या आ जाएगा, v1 c1 v2 c2। तो यही तो लिखा है यहाँ पे, v1 c2 माइनस v2 c1। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके लिखा, जब दो इक्वेशन होंगी तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, माइनस y अपॉन क्या आएगा, a1 c1 a2 c2, इधर क्या आएगा 1 अपॉन a1 b1 a2 b2। यही तो बात आई। अब जब हमें x की वैल्यू चाहिए होती थी तो हम क्या करते थे, जब हमें x की वैल्यू चाहिए होती तो हम क्या करते थे, इसको खट से ऊपर पहुंचाते थे, ऊपर पहुंचाया क्या आएगा, b1 c1 b2 c2 a1 b1 a2 b2। और अगर हमें y की वैल्यू चाहिए होती तो क्या पहुंचाते थे हम, अगर माइनस को इधर ट्रांसफर करके ऊपर पहुंचा देते थे, ये क्या हो जाता, a1 c1 a2 c2 अपॉन a1 b1 a2 b2। मतलब क्या था कि अगर y चाहिए तो b का कोएफिशिएंट हटा दिया और नीचे तो वही सेम चीज चली रही थी। तो ये सब काम कहां से आए, डिटर्मिनेंट से आए। अब आपको पता लगा कि डिटर्मिनेंट का यूज क्या है सॉल्यूशन करने में, तो इसके लिए एक पॉइंट लगाता हूं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रिफ्लेक्ट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल। बात समझ में आई आपको कि कैसे कैसे डिटर्मिनेंट को यूज किया हमने सेकंड ऑर्डर को। भाई सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो कितनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काम आएगा, दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिख लो फटाफट। चले आगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, फटाफट फटाफट आंसर देना। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, 10 12 13 1, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 1 1 1 1, तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 4, चौथा क्वेश्चन 2 1 5 3। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है फटाफट फटाफट करेंगे। देखो 10 इंटू 1 10 माइनस 12 इंटू 13 इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 इंटू 13 कितना होगा भाई, देखो 12 इंटू 10 कितना हो गया 120 और 12 3 जा 36, तो कितना हो गया 156। तो 10 माइनस 156 कितना हो गया, माइनस का 146। ठीक है, अब क्या करा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर देखो क्या करा, 4 माइनस 6 तो कितना आ गया, माइनस का 2, और इधर कितना आ गया 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। अब ये तो क्या बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई से माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां तक अपने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की तो बहुत सारी बातें अपन ने सीख ली। अब चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जनरल क्या होता है, जनरल मतलब जनरल, कोई एक जनरल चीज बना दी। ठीक है, चले
ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो सबसे पहले तो इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा भी कह लो या डी कह लो, डी से कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, एक तो बताओ क्या होगी, 3 रो 3 कॉलम होंगे, तो क्या क्या रख दिया, A11, अभी सुनते जाओ बस, मतलब बता रहा हूं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बच्चा बोलेगा सर ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से गया, देखो 1 1 1 2 1 3। अब देखो एक बार बताओ, ये क्या है, रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ऐसे ही क्या है, ये कॉलन 1 है, ये कॉलन 2 है और ये कॉलन 3 है, ठीक बात। अब देखो, अब सबसे पहले पकड़ा A11, तो बताओ अब ये किसके लिए होता है, ये रो के लिए होता है पहला, और ये होता है कॉलन के लिए। तो मतलब ये कौन सी रो में, पहली रो में और पहले कॉलम पर है। देखो पहली रो में पहले कॉलम पे कौन सा एलिमेंट आएगा, ये पहली रो में दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A12। पहली रो में तीसरा एलिमेंट क्या होगा, A13। दूसरी रो में पहला एलिमेंट A21, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट A22, दूसरी रो में तीसरा एलिमेंट A23, तीसरी रो में पहला एलिमेंट A31, तीसरी रो में दूसरा एलिमेंट A32 और तीसरी रो में तीसरा एलिमेंट A33। तो मैं क्या लिख सकता हूं A11 पे, एलिमेंट ऑफ, अब यहां एलिमेंट क्या है वो भी समझाऊंगा। एलिमेंट मतलब क्या है, उस पोजीशन पे रखा गया कोई भी चीज, मतलब या तो मैंने 4 3 नंबर रख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख दिया, या एल्जेब्रिक क्वांटिटी रख दी, या मैंने आपको कोई पॉलिनोमियल रख दिया। तो A11 क्या है, पोजीशन को बता रहा है। A11 का मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट है, वो कहां पे रखा गया, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ये बहुत सिंपल चीज है, एक बार समझ ली ना जिंदगी भर याद रहेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया बताओ A32 क्या होगा, A32 मतलब कहां आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये रहा, बात समझ में आई। एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपने बोला सर ये बार बार इसको जनरल कहां किया आपने, अरे जनरल देखो, जनरल में क्या करेंगे, एक सेकंड देखो, जनरल में क्या लिख देते हैं हम, AIJ, आई का मतलब क्या हो गया, रो, और जे का मतलब हो गया कॉलन, आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब हो गया कॉलन। अच्छा तो भाई AIJ क्या हो गया, रो कॉलम। अब मतलब आप आई की जगह कुछ भी रखो और जे की जगह कुछ भी रखो, हाँ क्यों, क्योंकि देखो आई की जगह क्या रखा, 3 और जे की जगह रखा 2, तो क्या हो गया A32। अच्छा तो देखो A21 रख दे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब जगह तो फिक्स ही रही ना, ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए। अच्छा सर, तो ये चीज हो गई। तो अब यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि अगर मैं AIJ दे दूं आपको और थर्ड ऑर्डर का क्या दे दूं, डिटरमिनेंट, तो आप फटाफट 9 एलिमेंट फिक्स कर दो कि A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक बात समझ आई, लिख लो पहले फटाफट यहां तक। तो ठीक है, समझ आया यहां तक। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की बात कर ली, अब अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करता तो ले भाई क्या हो गया, A11, A12, A21, A22, कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। बात समझ में आई। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो और देखो कि ये जो है, अभी क्या होता है, ये जो 3 एलिमेंट है ना जो बीच में आते हैं, जिनकी रो और कॉलम बराबर, मतलब 1 1 2 2 और 3 3, इनको लिख लेना, ये होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक बात, चले आगे, क्वेश्चन कराऊं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1 -1। दूसरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 log 1/2 माइनस 1 log 2। क्वेश्चन नंबर आपसे तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ x ग्रेटर देन 0 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x और 1। फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या क्या आंसर आते हैं आपके, कुछ बढ़िया ही आंसर आएंगे। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसको इससे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको इससे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या देगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल काम है। अब ये देखो सेकंड ऑर्डर, क्योंकि आपको ज्यादा यूज आ रहा है ना, तो मैं उसी के क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं। देखो ये क्या हो गया, log 2 माइनस ऑफ माइनस log 1/2, तो कितना हो गया log 2 प्लस log 1/2। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, तो -1 कहाँ आ जाएगा आगे, तो log 2 माइनस log 2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। अब इसकी बात करनी है तो भाई इसका सॉल्यूशन तो निकालो पहले, कैसे होगा, x माइनस 1/x, तो कितना हो गया x प्लस 1/x। और x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू आपको पता है क्या, x प्लस 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी 2। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, ये तो पता होगा आपको, याद कर रखा होगा आपने। ठीक है, चलें आगे। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया। ठीक है सर, अब थर्ड ऑर्डर बताओ, तो लो थर्ड ऑर्डर सीखते हैं आज। चले, ठीक है। सॉल्विंग अ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। भाई थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई पहले लिखते हैं कि थर्ड ऑर्डर होता कैसा है। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है क्या, क्योंकि आपको थर्ड ऑर्डर का पता है क्या होता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको D बोलते हैं। अब D को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन थर्ड ऑर्डर का, देखो थर्ड ऑर्डर में कितने एलिमेंट होते हैं, 9 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब हर एलिमेंट का अलग अलग साइन होता है उसका। ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा। अभी देखो सबसे पहले लिया मैंने प्लस, प्लस के अल्टरनेटिव पे आता है माइनस, मतलब 2 + 2 नेगेटिव कभी साथ आएंगे नहीं, मतलब प्लस के नीचे ऊपर बगल सब जगह नेगेटिव नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के बगल अगल बगल ऊपर नीचे सब जगह प्लस होगा। तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस और प्लस, ये साइन होते हैं। अब कहीं से भी खोलो आपको साइन याद होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि हम रो 1 से खोल रहे हैं, मतलब हमें क्या पकड़नी है, रो 1 पकड़नी है। देखो ये बहुत धीरे धीरे समझ में आएगी चीज, आपको बहुत अच्छे से आएगी। आपने क्या करा, सबसे पहले साइन लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, ठीक बात। और फिर आपने तीन, आपको आप जब रो 1 से खोल रहे हो तो आपके पास 3 एलिमेंट है, ये इन तीनों को रखना है। तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आपने क्या करा, सबसे पहले A11 रखा। ठीक है, जब आपने A11 रखा तो क्या करोगे, आप इस कॉलन को और इस रो को डिलीट मार दोगे। गया सर, गया कि हाँ भाई गया, तो बचा क्या, अब जो बचा ना उसको यहां रख दोगे। 4 एलिमेंट बचे आपके पास, उसको यहां रख दिया। अब इसका साइन क्या है, माइनस। एलिमेंट कौन सा है, A12। फिर 4 एलिमेंट बचेंगे, क्यों, क्योंकि इस पे हाथ रख लिया और इस पे हाथ रख लिया, क्या बचा, माइनस A21, A23, A31 और A33। अब फिर क्या करा भैया, आपने प्लस का पकड़ा, A13, फिर क्या बने, फिर 4 एलिमेंट बने। बात समझ में आई, क्या क्या बने देख लेते हैं भाई। अगर A11 है तो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, क्या बचा, A22, A23, A32, A33। अब माइनस का A12, मतलब क्यों, साइन तो क्या है, माइनस का है ना, तो अब माइनस के साथ लिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, क्या क्या बचा, A21, A23, A31, A33। ठीक बात। अब क्या बचा,
अब भाई आपने A13 लिया तो इसको पकड़ा, क्या बचे, 4 बचे, क्या क्या बचे, A21, A22, A31, A32। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक सॉल्व करें डिटर्मिनेंट, ये लो 0 0 मतलब 1 2 3 3 2 1 1 1 2। ठीक बात। सबसे पहले आपने क्या किया, देखो प्लस माइनस प्लस, पहले रखा 1, 1 के साथ आएंगे 4 एलिमेंट, माइनस 2, 2 के साथ आएंगे 4 एलिमेंट, प्लस 3, 3 के साथ आएंगे 4 एलिमेंट। कैसे कैसे आएंगे देखो, 1 के साथ क्या आएगा 2 1 और 1 2, 2 के साथ क्या आएंगे 3 1 1 2, और 3 के साथ क्या आएंगे 3 2 1 1। अब एक बात देखो, और 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1, माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 माइनस 1, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 5 माइनस 10, भाई 5 इंटू 2 10, और इधर कितना आ गया 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 3 3, तो कितना हो गया 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4। अब बेटा अब जब भी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो ना तो आप थोड़ा सा वैल्यूज का एक बार देख लो, क्योंकि क्या होता है ना इसमें सबसे ज्यादा गलती करता है बच्चा। कैसे कि देखो भाई 2 1 1 2 ठीक है, 3 1 1 2 ठीक है, 3 2 1 1 ठीक है, 4 माइनस 1 ठीक है, 6 माइनस 1 ठीक है, 3 माइनस 2 ठीक है, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5 इंटू 2 10 और 1 3। ठीक बात, समझ आ गई। चलें आगे, लिख लो फटाफट यहां तक। चले चलो क्वेश्चन करें। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देख के कुछ याद आ रहा है, एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल, एक हाफ और लगा दो आगे तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने आपको वो मेथड क्यों नहीं सिखाया, मैं बताता हूँ आपको। ये सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर इसमें एक भी वैल्यू इधर उधर रख दी ना तो दिक्कत पड़ जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड में आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या पकड़ोगे आप, प्लस माइनस प्लस x1 पकड़ोगे, 4 एलिमेंट बनेंगे, माइनस y1 पकड़ोगे, 4 एलिमेंट बनेंगे, प्लस का 1 पकड़ोगे, 4 एलिमेंट बनेंगे। ठीक बात, एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, y2 1 y3 1, क्यों इस पे हाथ रखा, इस पे हाथ रखा, y2 1 y3 1, क्या आएगा x2 1 और x3 1। ठीक है, क्या आएगा x2 y2 x3 y3। सॉल्व करोगे क्या क्या आएगा देखो, x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y3 माइनस y1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x3 प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है, और सॉल्व करो इसे, क्या आएगा x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस x2 y1 माइनस x3 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। अब आप आगे अगर सॉल्व करोगे माइनस माइनस कॉमन लेके आंसर तो वही आएगा, एलिमेंट को अपने हिसाब से साइड करोगे। बट लेकिन अगर एक भी एलिमेंट रखने में गलती हो गई ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और वो सबसे आसान मेथड कौन सा बताया था मैंने, यही वाला कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, वापस से लॉक कर दो किससे, x1 y1 से, रेवन लगाते जाओ प्लस लगा लगा के। बात समझ में आ रही है, चलें आगे। ठीक है, तो करो एक क्वेश्चन और सॉल्व। लिख लिया, ठीक है।
क्वेश्चन। वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। भाई सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, वन को रखा 4 एलिमेंट, ठीक है, माइनस 0 को रखा 4 एलिमेंट, प्लस 1 को रखा, प्लस 0 को रखा 4 एलिमेंट। अब बताओ 0 के साथ वाले तो क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे, तो भाई 1 के साथ वाले रख लें। 1 के साथ वाले क्या है, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 प्लस का 0, तो आंसर हो गया 1। बात समझ में आई। ये तो बड़ा आसान काम है भाई, 0 के साथ वाले तो हम कभी मल्टीप्लाई क्या करेंगे उनको ओपन करके, भाई वो तो 0 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, अब आपको इस मेथड से करना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल find area of triangle made by 1, 2, 3, 4 and 0, 7। अब बताओ एरिया क्या होता है, आपने अगर अभी तक सीखा है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, यही होता है। तो बताओ हाफ क्या रखेंगे, 1 2 1 3 4 1 और 0 7 1, यही रखेंगे। ठीक बात, इसको सॉल्व करा आगे तो कितना आएगा, वही सॉल्व करा तो 1 के साथ आने वाले, ठीक है, माइनस 2 के साथ आने वाले, प्लस 1 के साथ आने वाले। ठीक बात, अब 1 के साथ क्या क्या आएगा, 4 माइनस 7 क्या आएगा, 4 माइनस 7। 2 के साथ क्या क्या आएगा, माइनस 2 के साथ 3 माइनस 0, और 1 के साथ क्या क्या आएगा, 21 माइनस 0। ठीक बात, तो क्या क्या आ गया, हाफ, कितना आ गया, -3। अब यहां कितना आ गया, 3 इंटू 2 6 और माइनस का 6 और प्लस का 21। ठीक है, तो यहां कितना आ गया, 12/2 मतलब 6 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई है, तो सिंपल ये भी, लेकिन अगर ज्यादा इसमें घूम घाम गए तो आप गलत कर दोगे। वो आसान सबसे मेथड रिवन और क्या, लॉकिंग। ठीक है, समझ आया यहां तक। एक और क्वेश्चन कराऊं, चलो फिर अगले पे चलते। सिंपल है बट सॉल्व करना है। इफ x माइनस 6 1 2x माइनस 3 4 और 0 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड x। आपको x फाइंड करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सीधी सी बात है। तो x माइनस 6 1 2x माइनस 3 4 0 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0, यही दे रखा। सबसे पहले सॉल्व करो तो क्या रखो, प्लस माइनस प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा, x इंटू में कुछ आएगा। अब माइनस ऑफ -6 क्या देगा, +6 इंटू में कुछ आएगा, +1 इंटू में कुछ आएगा, इज इक्वल टू 0। अब जो इंटू में आएगा उसको देख लेते हैं। तो x के साथ क्या आएंगे, -3 इंटू 2 -6 और -4। ठीक है, -6 ऑफ माइनस क्या है, +6 हो गया, इसके साथ क्या आएंगे, 2x इंटू 2 4x माइनस 0, इसके साथ क्या आएगा, 2x माइनस 0। ठीक है, तो अब एक बात देखो, यहां कितना आ गया, माइनस का 10x और यहां कितना आ गया, प्लस का 24x और यहां कितना आ गया, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना आ गया, 26x माइनस 10x प्लस का 16x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0। आसान क्वेश्चन है। अगले पे चलें। ठीक है,
चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपके पास k+3 1 और -2, 3 -2 और 1 इधर दे रखा है, -k -3 और 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड k की वैल्यू बताओ। तो बच्चों देखो यहां पे क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आने वाली है। सबसे पहले सॉल्व करो इसको। तो देखो प्लस माइनस प्लस k+3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या रख लिया, यहां पे रख लिया। -1 इस इधर भी कुछ करेंगे और -2 इधर भी कुछ करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब k+3 के साथ क्या करेंगे, -2 1 -3 3, -1 के साथ क्या करेंगे, 3 1 -k और 3, ठीक। और इसके साथ क्या करेंगे, 3 -2 और k और -3, ठीक बात। अब देखो k+3, अब देखो इनटू में क्या आएगा, 3 2 6 तो -6 और माइनस ऑफ -3 क्या आएगा, +3 -1 कितना आएगा 9, माइनस ऑफ माइनस की क्या आ जाएगा, प्लस का k माइनस का 2 कितना आएगा, -3 × 3 माइनस का 9 और माइनस ऑफ और +2k तो कितना आ गया, -2k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया, माइनस का 3 तो माइनस का 3k और माइनस का 9, यहाँ आ गया माइनस का 9 माइनस का k और यहाँ आ गया माइनस प्लस का 18 और कितना आ गया, प्लस का 2k इज इक्वल टू 0। तो एक बार बताओ, माइनस का 3k और माइनस का k और इधर आएगा 4k, सॉरी 4k। तो अब देखो यहां कितना आ गया, माइनस का 3k और माइनस का k प्लस का 4k कट गया और यहां आ गया माइनस का 18 प्लस का 18 तो इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, k की वैल्यू तो गायब ही हो गई, मतलब ये फंक्शन क्या है, k से इंडिपेंडेंट है। बात समझना बहुत ध्यान से कि इसकी वैल्यू k पे डिपेंड कर रही है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है। मतलब आप इसमें k की कुछ भी वैल्यू डालो, आप इस फंक्शन में k की कुछ भी वैल्यू डालो, यहां 2 डाल दो 3 डाल दो, सब जगह से कटेगी। मतलब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है k से, k पे डिपेंडेंट है कि ये है ही नहीं, तो k बिलोंग्स टू r। आप यहां कुछ भी वैल्यू रख लो एक की, वो कट जाएगी। तो क्या हो गया, k बिलोंग्स टू r। बात समझ में आई, क्योंकि ये फंक्शन लास्ट में k से इंडिपेंडेंट वैल्यू दे रहा। तो ये चीज समझाने वाली ये थी मेरे को आपको कि अगर कोई चीज को आप सॉल्व करो, x में फंक्शन दे रखा है, k में फंक्शन दे रखा है और लास्ट में उस फंक्शन की वैल्यू k पे डिपेंडेंट ही ना हो, x पे डिपेंडेंट ही ना हो, तो आप उसमें k और x की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो। जब आप कुछ भी रखोगे ना तब तो भी ये वैल्यू कटेगी, ठीक है। आगे चलें, लिख लो पहले यहां तक। ठीक है बच्चों, वहां तक समझ आया। अब बात करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। अब माइनर का मतलब तो आपको पता ही है, छोटा छोटा जो होता है वो माइनर होता है, और माइनर आपने पढ़ा हुआ है। देखो अभी याद दिलाता हूं आपको, सब चीज आते हैं, माइनर कोफैक्टर आपको सब आता है। देखो देखते ही याद आ जाएगी आपको, आप ही पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डिटरमिनेंट था आपके पास। अब आपको चाहिए, आप क्या करते थे, ये करते थे ना आप, A11 फिर 4 एलिमेंट माइनस A12 फिर 4 एलिमेंट प्लस का A13, ये 4 एलिमेंट। तो ये जो 4 एलिमेंट थे ना, दिस इज कॉल्ड माइनर, दिस इज कॉल्ड माइनर। माइनर क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर चाहिए, जैसे आपको A11 का माइनर चाहिए, तो आपने A11 पे हाथ रखा, इधर से इसके कॉलम रो पे हाथ रखा, तो क्या हो गया, ये जो 4 एलिमेंट बचे ना, ये जो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बचा, दिस इज कॉल्ड माइनर। और ये क्या हुआ, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, और ये क्या हुआ, माइनर ऑफ A13। तो माइनर तो आपको आते ही है। अगर मैं आपको बोलूं कि, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय एम आई जे। एम आई जे का मतलब क्या है, माइनर ऑफ आई जे। आई जे का मतलब एम वन वन, तो क्या हो गया, माइनर ऑफ वन रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। अब जैसे देखो आपको निकालना है एम वन वन, तो एम वन वन के लिए आप क्या करोगे, एम वन वन क्या होता है, एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन। एम वन वन क्या होता है, माइनर वन वन क्या होगा कि किस एलिमेंट का माइनर होगा, जो एलिमेंट वहां पर है। अगर आपको एम वन टू चाहिए तो आप किसका माइनर लोगे, ए वन टू का। अगर आपको एम वन थ्री चाहिए तो आप किसका माइनर लोगे, ए वन थ्री का। अगर आपको एम थ्री थ्री चाहिए तो किसका माइनर लोगे आप, ए थ्री थ्री का। मतलब आपने क्या किया, माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन। तो ए वन वन का माइनर क्या होगा, ए वन वन पे हाथ रखा, इधर से इस पर रखा, क्या बचा, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब बच्चे अगर आपसे पूछ लेता एम थ्री टू, तो एम थ्री टू में आप क्या करते, माइनर ऑफ एलिमेंट थ्री टू, तो थ्री टू पे कौन सा, ये वाला एंड ये वाला हाथ रखते, तो क्या बचता, ए वन वन, ए टू वन, और इधर से बचता ए वन थ्री, ए टू थ्री। मतलब जिस भी एलिमेंट में है, जिस भी रो में है ना, वो उस रो को हाथ रख लो, और जिस कॉलम में उस कॉलम पे हाथ रख लो, बचे कुछ एलिमेंट को आप वहां पे रख दो। तो इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं मैं, लिखो कहां पे लिखे डेफिनेशन, इधर ही लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट is defined as minor determinant obtained by deleting a particular row and और कॉलम, एंड की जगह क्या लिख लो, और कॉलम in which that element is exist, मतलब क्या होगा कि जिस एलिमेंट में मतलब जिस रो में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उस रो पे हाथ रख लिया, डिलीट कर दिया, और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो जो बचे कुछ एलिमेंट है उनका क्या बना दिया हमने, डिटर्मिनेंट। तो जो माइनर डिटर्मिनेंट मिलेगा वो क्या होगा हमारे पास, माइनर होगा। तो अगर बच्चा पूछता कि सर M22 बताओ, तो M22 क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो हम क्या करते, इस पे हाथ, इसको डिलीट करते और इसको डिलीट करते, तो क्या बचता हमारे पास, A11, A31, और क्या बचता, A13 और A33। तो ये क्या हो जाता, माइनर ऑफ 22। बात समझ में आई माइनर की। तो माइनर तो आपको अच्छे से पता है और आप आराम से कर भी सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूं माइनर में, इसको डिलीट कर दे, इसको देखो। अब एक बात बताओ, A11 का क्या है, ये माइनर है, A12 का क्या है, ये माइनर है, और A13 का क्या है, माइनर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। अब तो आप अच्छे से जान गए माइनर क्या होता है, ठीक है। लिख लो फिर फटाफट, को फैक्टर पे चलते हैं। ठीक है, माइनर की बात हो गई, अब को फैक्टर की बात कर लेते हैं। को फैक्टर क्या होता है, आज जब माइनर पढ़ते तो को फैक्टर तो बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। देखो
मैंने एक चीज बताई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीज बताई थी मैंने आपको, ठीक है, ये चीज आपको आती भी है, ठीक है। अब देखो क्या काम की बात ये पता है। अब ये आई कैसे, देखो एक बात बताओ, यहाँ क्या आता है, A11 आता है, यहाँ A12 आता है, यहाँ A13 आता है, यहाँ A21 आता है, यहाँ 22 आता है और यहाँ 23 आता है, यहाँ 31 आता है, यहाँ 32 आता है और यहाँ 33 आता है, ठीक बात। अब देखो एक फॉर्मूला लगाया मैंने, माइनर क्या होता है, ये कोफैक्टर क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cij। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cij से। और इस Cij का एक फॉर्मूला होता है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। माइनर के साथ अगर आप साइन लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये कोफैक्टर बन जाएगा। तो अब अगर मैंने पूछा आपसे सर C12 बताओ भाई, तो C12 क्या हो गया, -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12, तो कितना हो गया -M12। अब देखो 1 2 कहाँ आता है, 1 2 ये रहा, C12 का मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2, यहाँ साइन क्या दे रहा माइनस, तो यही तो चीज है ये साइन कैसे आए, -1 की पावर i प्लस जे। बात समझ में आई, कोफैक्टर माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आपको करनी है स्पेशल डीपीपी से पहले डिटरमिनेंट की कुछ डीपीपी दे रखी है, क्वेश्चंस आपको होमवर्क में वही करने, ठीक है। बराबर में आ जाओ थोड़ा जल्दी, रेगुलर का वर्क रेगुलर करो तो आसानी से कर भी पाएंगे, वरना आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।